हेलो एवरीवन। आज हम अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अवलोकन ये ग्रामीण निर्धनता असुरक्षा तक पढ़ा दिया था। आज हम निर्धनता रेखा से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्धनता रेखा। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित होती है। हम प्राय ये देखते हैं कि जिसकी आय कम होती है या फिर जिसका उपभोग का स्तर कम होता है उसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है। देखिए, ये एक रेखा होती है और ये इस तरीके से होती है। तो जो व्यक्ति जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो वह निर्धनता रेखा के नीचे है, तो उसको गरीब माना जाएगा। और जो व्यक्ति यहाँ है वह निर्धनता रेखा के ऊपर है, तो उस व्यक्ति को निर्धनता रेखा से ऊपर माना जाता है। तो हमारे भारत में यही देखा जाता है कि जो व्यक्ति की आय या उपभोग का स्तर कम है वह व्यक्ति निर्धन है, व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। यदि हमारी जो मूल आवश्यकताएं हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, अगर उसका स्तर न्यूनतम है तो हम मानेंगे कि वे व्यक्ति निर्धन है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न हैं। ये जो मूल आवश्यकताएं हैं ये समय के अनुसार और अलग अलग देशों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। हर देश की जो निर्धनता रेखा होती है वह अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि हमारे भारत में वे व्यक्ति निर्धन है जिसके पास कार तो छोड़ो, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अर्थात कार रखना हमारे भारत में विलासिता को माना जाता है। विलासिता वह होती है जिसमें वह वस्तु होती है जिसे हम खरीद नहीं सकते हैं, और एक गरीब व्यक्ति के लिए तो सभी आवश्यक वस्तुएं विलासिता के अंतर्गत ही आती है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। आपने देखा होगा कि जो सारी वस्तुएं होती है वो सभी वस्तुओं से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये जो सारी वस्तुएं हैं जैसे अनाज, दालें वगैरह, सब्जियां, तेल, दूध वगैरह, इन सभी से हमको कैलोरी की प्राप्ति होती है। और आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। आपने पहले भी शायद जो बिफोर की जो क्लास है उसमें पढ़ा होगा कि जो हमारे भारत में जो स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में तो 2400 है, जबकि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। तो हम इस बात से बिल्कुल मतलब हम इस बात को पूर्ण रूप से जानते हैं कि जो ग्रामीण जो लोग होते हैं वह शहरी लोगों की तुलना में ज़्यादा काम करते हैं, तो इसका मतलब उनको कैलोरी की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया था। ये है कि अगर एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में अगर 816 रुपये प्रति माह का खर्च कर लेता है और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह का उपभोग कर लेता है तो इसका मतलब ये व्यक्ति निर्धन नहीं है। इसके बाद चलते हैं
काफ़ी बड़ा चैप्टर है। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है। अब आपने यहाँ देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ 816 रुपये प्रति माह है, जबकि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ 1000 रुपये प्रति माह है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो होती है, जो आवश्यक वस्तुएं होती है, उनकी कीमतें ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला 5 सदस्य का परिवार निर्धनता के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है। अगर हम देखेंगे कि जो 816 है, उस 816 को अगर 5 सदस्यों में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4080 रुपये हमें प्राप्त होता है, जबकि जो 1000 रुपये प्रति माह जो शहरी क्षेत्र का है उनको 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर प्रतिदर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये NSSO है जो हर 5 वर्ष में निर्धनता की जो भी समस्या होती है, निर्धनता के संबंध में आंकड़े इकट्ठे करती है। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। जो ये NSS होते हैं वह विकासशील देशों में तुलना करने के लिए, जो विश्व बैंक होता है जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो निर्धनता रेखा का के लिए जो समान मानक का प्रयोग करता है, जो निर्धनता को बताता है। इसके बाद है निर्धनता के अनुमान। तालिका 3.1 से ये स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता का अनुपात वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता के रेखा के भी नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% आ गया है। यदि यह प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों अर्थात 73 से 93, ये 2 दशक हो गए हैं, में गिरा है, लेकिन निर्धनता लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन में गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12, जिसमें औसतन गिरावट 2.2% वर्ष 2004 से 5 से 2011-12 के बीच में हुई है। इसे इस तालिका के माध्यम से देखिए कि जो भारत में जो निर्धनता अनुमान है, जो तेंदुलकर कार्य प्रणाली के अनुसार है, जो निर्धनता अनुपात है वो प्रतिशत के रूप में दिया गया है। ये 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्र में 507 था, शहरी क्षेत्रों में 32 था। इस तरह इनका योग हो गया 45। और इसी तरह से नीचे दिया गया है जो 2011-12 है। इन 2011-12 में अब ये घटा है और जो निर्धनता अनुपात है वह 26 हो गया है और शहरी क्षेत्र में हो गया 14। इसी तरह जो निर्धनों की संख्या है वह ग्रामीण क्षेत्रों में तो है 1993-94 में 329, जबकि शहरी क्षेत्रों में निर्धनों की संख्या है 75। इसी तरह जो 2011-12 में है, ग्रामीण में जो निर्धनों की संख्या है वह घटकर 217 हो गई है और जबकि शहरी क्षेत्रों में भी घटकर 53 हो गई है। तो हमने देखा कि जो भारत में निर्धनता के अनुमान है वह 1993-94 की तुलना में 2011-12 में आकर कम हुए हैं। इसके बाद है असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में अभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार है वह सामाजिक समूह में आते हैं। ये असुरक्षित है क्योंकि यहाँ पर निर्धनता ज़्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर है। ये भी निर्धनता के अंतर्गत आते हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं।
निम्नलिखित आरेख 3.1 में इन सभी समूह में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे है। लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। इस जाति या अनुसूचित जाति जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूह का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या को गंभीरता को दिखाता है। हमें इसको इस आरेख के माध्यम से समझते हैं। यह आरेख हमें बताता है कि जो भारत में निर्धनता है उसका सर्वाधिक असुरक्षित समूह कहाँ है। इस वर्ग में प्रति 100 पुरुष में निर्धनता की संख्या को दिया गया है। जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वह 100 में से 43 लोग निर्धन है, जबकि अनुसूचित जाति के लोग 100 में से 29 निर्धन है। भारतीय निर्धनता अनुपात कितना है? 22 है, जबकि अनियत जो कृषि श्रमिक है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 34 है जब और शहरी क्षेत्रों में भी 34 है। इस तरीके से हमने यह निर्धनता का देखा जो एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। हाल के कुछ अध्ययनों ने बताया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़ सभी तीन समूह है वह है अनुसूचित जाति, ग्रामीण श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर में भी निर्धनता में कमी आई है। इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। जो निर्धन परिवार होते हैं वहाँ पे तो सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वह कौन से लोग हैं? वह है महिलाएं, वृद्ध लोग और बच्चियाँ, जो ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच ही नहीं पाते। मतलब उनको इन परिवारों में जो भी सुविधाएं होती है उनसे वंचित रखा जाता है। यहाँ इनको इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है कि मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सका, इतनी अनियमित आय में मैं अपने बच्चों को कैसे विद्यालय भेजूंगा। ये एक शिव रमन की कहानी है जिसको हम समझते हैं। शिव रमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गाँव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं और शिव रमन जो है मोची जाति का है और वह 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। मतलब उसको 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाता है, लेकिन उसे ये काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने ही मिलता है। अब वो बताइए कैसे अपनी आजीविका को इतने कम रुपए में अपना घर चलाएगा, क्योंकि उसको काम तो पूरे 12 महीने मिलता ही नहीं है। अन्य समय में वह गांव में जो छोटे मोटे दूसरे काम होते हैं वह करता है। जो उसकी पत्नी है जिसका नाम शशिकला है वह भी उसका काम में हाथ बटाती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है और यदि मिलता है तो उसी काम के लिए जो शिवरतन करता है उसी काम के लिए 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है। अब देखिए आप कि जो शिवरमन था उसको तो 160 रुपये प्रतिदिन मिलता था, जबकि जो शिवरतन की पत्नी है शशिकला उसे 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं और शिवरमन की जो 65 वर्ष की विधवा माँ है वह बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जो उसके रोजमर्रा के काम होते हैं, जो वृद्ध है उसको जो रोजमर्रा के काम है उसे किसी न किसी की उस काम में आवश्यकता पड़ती है, जैसे खाना खिलाने में, उसको नहलाने में। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है। किसकी बहन है? शिवरमन की। और उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 से 16 वर्ष के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां और एक सबसे छोटा बेटा है। तो हमने क्या देखा कि जो शिवरमन के 4 बच्चे हैं उन चारों की आयु 1 से 16 वर्ष के बीच में है। उसमें से 3 तो लड़कियां और एक छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती है। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है। मैंने आपको इससे भी पहले विलासिता को बताया था कि विलासिता क्या होती है, कि कोई भी वस्तु जिसे हम नहीं खरीद पाते वह हमारे लिए विलासिता है और उसके बस से बाहर है।
फिर एक दिन उसकी शादी भी करनी है। किसकी शादी करनी है? यहाँ शिवरमन को अपनी बहन की शादी करनी है, इसलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वह वृद्ध हो चुकी है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती है। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई भी योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून नहीं, या 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है। शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। तो हमने देखा कि शिवरमन है जो वर्ष में 5-6 महीने काम करता है, उसके साथ उसकी पत्नी भी काम करती है। उसकी एक अविवाहित बहन है। उसकी जो बूढ़ी माँ है वह बहुत बूढ़ी है और काम के लिए दूसरों पर निर्भर है। तो ये एक गरीब परिवार की कहानी है, जो हमें बता रही है कि वह परिवार अपने लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाता है। आगे चलते हैं। अंतर्राज्यीय असमानताएं। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान रही है। कुछ राज्य में निर्धनता ज़्यादा है तो कुछ राज्यों में निर्धनता कम है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं ओडिशा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। अब हम इसको इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि जो बिहार है और ओडिशा है, असम है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर निर्धनता अनुपात बहुत ज़्यादा है अन्य राज्यों की तुलना में। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। और जो पंजाब, हरियाणा है, जैसे उच्च राज्य कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में प्रारंभिक रूप से सफल हुए। अब इसको इसके माध्यम से देखिए कि जो केरल है, जैसे ये केरल है और पंजाब का दिखाया है, इन्होंने अपने यहाँ पे कृषि वृद्धि दर में कमी की है, जिसके कारण ये निर्धनता की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। आगे चलते हैं कि जो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में प्रारंभिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। जो केरल है उसकी जो जो निर्धनता है उसमें कमी आई है, क्योंकि उसकी निर्धनता में कमी इसलिए आई है क्योंकि उसने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके कोर्स से हटा दिया गया है कोविड-19 की वजह से। इसके बाद हम आगे चलते हैं। निर्धनता के कारण। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। जो जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज शासन था तो अंग्रेजी शासन के दौरान जो आर्थिक विकास था वो बहुत कम था। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। जब औपनिवेशिक सरकार नहीं थी, मतलब जो अंग्रेजी सरकार नहीं थी, तो हमारे यहाँ पर जो शिल्पकारी थी वो बहुत अच्छी थी और उसी के साथ सूती वस्त्र उद्योग का भी काम धंधा बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही अपनी जो सरकार आई तो उन्होंने हमारे यहाँ पर जो शिल्पकारी थी उसको नष्ट कर दिया और साथ ही साथ सूती वस्त्र उद्योग को भी ख़त्म कर दिया। अब ये जो विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। अब जो सूती वस्त्र उद्योग खत्म हो गए, पारंपरिक जो शिल्पकारी थी वह खत्म हो गई, जो विकास की दर थी वह बहुत कम हो गई। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिर गई। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की सर्ववृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। अब
क्या हुआ कि जो रोजगार के अवसर तो घट गए, तो आय की वृद्धि दर कम हो गई, और आय की वृद्धि दर कम होने के साथ साथ जो जनसंख्या है वह बढ़ गई। अब रोजगार के अवसरों में और जनसंख्या के अवसरों में, दोनों में क्या हुआ, दोनों में बहुत अंतर आ गया। दोनों में अंतर आने से प्रति व्यक्ति आय की जो सर्ववृद्धि दर है वो बहुत कम हो गई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। अब जब निर्धनता का कारण क्या रहा कि हमारी जो आर्थिक प्रगति है वह रुक गई, और उसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण वह भी रुक गया। तो दोनों के कारण ही जो निर्धनता है वह बनी रही। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए। अब जैसे ही हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर सृजित किए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। जो भी रोजगार प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति है, उनको सभी को वह रोजगार नहीं दिला सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे, तो उन्होंने अपना दूसरा काम ढूंढ लिया। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे, और छोटे जो झोपड़पट्टे होते हैं उनको झुग्गियां कहते हैं। और निर्धनता की समस्याएं जो मुख्य रूप से ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र में भी एक विशेषता बन गई। तो अब जो निर्धनता है वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आ गई। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही। इसका प्रमुख एक कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अब जो भूमि और अन्य संसाधन है उनका असमान वितरण होता है, क्योंकि सरकार उनको ढंग से नहीं देख पाती है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। जो सरकार है, सरकार ने जो ग्रामीण क्षेत्र में परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण किया उसको सही ढंग से नहीं किया। चूंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। तो कुछ के पास तो भूमि है जबकि कुछ के पास भूमि नहीं है। तो इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता है। अगर इस नीति को, जो भूमि संसाधन की नीति है, अगर उसका उचित ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो जो ग्रामीण निर्धन है उनका जीवन स्तर सुधर सकता है। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। होता है ना, ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आदतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूंकि निर्धन कठिनाई से कोई बचत कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं, इसके लिए कर्ज ले देते हैं, क्योंकि उनके पास तो बचत होती ही नहीं है, क्योंकि पहले ही वो निर्धन होते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों ही है, और इसलिए वह और जो निर्धन है वो और निर्धन हो जाते हैं। अब है निर्धनता निरोधी उपाय। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों, एक तो आर्थिक सर्वृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में अधिकाधिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। तो हमने देखा कि जो इस दौरान जो 30 वर्ष की अवधि में भी जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई। अर्थात 1950 से लेकर 1980 के जो बीच का अंतर है वह 30 वर्ष का है। तो इस दौरान जो भी प्रति व्यक्ति आय है उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक प्रवृत्ति दर विश्व में सबसे अधिक रही। प्रवृत्ति दर 1970 के दशक के 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 90 के दशक में 6% के करीब तक पहुंच गई। विकास की उच्च दर से निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए ये स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक प्रवृत्ति और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक प्रवृत्ति अवसरों को व्यापक बना देती है। अगर समृद्धि होती है तो रोजगार के जो अवसर होते हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। इस शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने
बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर हमने देखा कि अगर देश में आर्थिक समृद्धि होती है तो मानव जो है शिक्षा में निवेश करता है, और शिक्षा में निवेश होने से जो जो पहले परिवार है जो अपने बच्चों को, लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, अब वे भेजने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। तथापि ये संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। जो निर्धन परिवार है जहाँ, और जिसमें से तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा है जो ज़्यादातर कृषि पर ही निर्भर होते हैं। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। अब ऐसी परिस्थितियों में जब निर्धनता लोगों में बनी हुई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता ज़्यादा, तो ऐसी योजनाएं आनी चाहिए जो निर्धनता को कम कर सके। तो ऐसी योजनाएं, अनेक योजनाएं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है, उसमें से कुछ का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसको मैं नरेगा के नाम से जानते हैं, का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूर रोजगार कम से कम 100 दिन के लिए उपलब्ध कराना होता है। मतलब इस जो कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को जो मजदूरी करना चाहता है उसको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना होता है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। जो ये कार्यक्रम है, जो मनरेगा कार्यक्रम है, इसमें 1/3 जो आरक्षण है वह महिलाओं का है। इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% एवं 53% है, जिसमें अनुसूचित जाति का 23 है, अनुसूचित जनजाति का है 17 और महिलाओं का है 53%। औसतन रोजगार वर्ष 2006 से 7 में 65 रुपये से बढ़कर 132 रुपये 2013-14 में कर दिया गया है। हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई है। इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर ₹281 प्रतिदिन जो कि हरियाणा के श्रमिकों के लिए, और 168 प्रतिदिन जो बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए है, तय की गई है। केंद्र सरकार ने जो एक अन्य कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित की गई है। अब केंद्र सरकार के से प्रेरित होकर ही जो राज्य सरकार ने भी इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना कर दी। अब कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक होता है जो इसमें भाग लेता है, उसको अगर 15 दिन के अंदर का रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो वह क्या होगा, दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। जिसको बेरोजगार भत्ता होता है वो उसको प्राप्त होता है। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। ये कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों के जो निर्धन है उनके लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम के इच्छुक है। इसका कार्यक्रम 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जाए। इस कार्यक्रम के अंदर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले जो अनाज कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो ये जो किसान हैं जो निर्धन वर्ग से संबंधित है उनको राज्यों की ओर से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। एक बार NREGA अर्थात जो लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज का कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आएगा। जो मनरेगा है उस मनरेगा के अंतर्गत ही काम के बदले अनाज कार्यक्रम आएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में और जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें छोटे शहर है उनमें जो शिक्षित बेरोजगार है, जो युवा वर्ग है, उनको
रोजगार उपलब्ध करवाना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन के द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। मतलब इसके अंतर्गत जो बैंक है वह आपको ना कुछ स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो बैंक है वो ऋण देती है आपको। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एक और महत्वपूर्ण योजना है जो है अंत्योदय अन्न योजना, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इन कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए हैं। उन्हें कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी है। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उन पात्रों को नहीं मिल पाए जिनको इनका लाभ मिलना चाहिए। मतलब सरकार का जो रोल था इनको चलाने के लिए पूर्ण रूप से सही नहीं था, तो उनका लाभ जो निर्धन वर्ग है उनको पूरा नहीं मिल पाया। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित वर्षण पर अधिक बल दिया गया। इसके बाद है अंतिम टॉपिक, भावी चुनौतियां। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है, क्योंकि निर्धनता हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति असुरक्षित है। आशा है की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में क्या हो जाएगी, और अधिक प्रगति होगी। ये मुख्यतः उच्च आर्थिक प्रगति, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशस्त्र के कारण ही संभव हो पाएगा। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। ये न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय। मतलब लोग क्या सोचते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर जब किसी व्यक्ति को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा तो इसका मतलब वह निर्धन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनेक जो बुद्धिजीवी ने उनका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है, घर है या स्वास्थ्य की सेवा है? अगर इनके पास ये सब नहीं है तो इसका मतलब निर्धन है। क्या रोजगार की सुरक्षा है, आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त है? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। हम ये मानते थे कि पहले जिस व्यक्ति को 2 वक्त खाना नहीं मिल पाता था वह निर्धन है, लेकिन अब निर्धनता की परिभाषा में ये सभी जुड़ चुके हैं। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना, लेकिन तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे, और ये और भी बड़े काम होंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।